भूपेंद्र यादव। सम्मान्य उपसभापति महोदय, जब ये विषय सदन में चर्चा के लिए रखा गया था तो मैं ये उम्मीद कर रहा था कि चुनाव पे जो चर्चा होगी वो व्यापकता के साथ होगी, लेकिन बहुत आदर और सम्मान रखते हुए और बड़ी विनम्रता के साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष जी की बातों से ऐसा लगा जैसे कोई दर्द अभी मन में बचा हुआ है। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आपका संसदीय अनुभव बहुत है, लेकिन ये जो देश का लोकतंत्र आज बहुत मजबूती के साथ चल रहा है, उसका कारण संसद की सर्वोच्चता तो है ही, हमारा गतिशील संविधान तो है ही, लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी बनी हैं। हमारे यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र है, हमारे यहाँ सेना गैर राजनीतिक है और हमारे यहाँ चुनाव आयोग भी निष्पक्ष है। अच्छा होता एक बार आप चुनाव आयोग की निष्पक्षता की तारीफ करते, और अच्छा होता ये सदन जिससे जब इसके चुनाव रिफॉर्म्स को आपने कहा, चलिए हम सुधार लेते हैं। इसके चुनाव रिफॉर्म की जब चर्चा हो रही है तो मेरा ये कहना है, चलिए ये सदन इस बात को भी मेरे को लगता है बधाई दे कि इस देश में जो चुनाव की जो आदर्श आचार संहिता है वो कोई कानून नहीं है, वो राजनीतिक दलों की परस्पर सहमति है। ये लोकतंत्र सबने मिलकर के बड़ा किया है और इसलिए चुनाव आयोग का जो आज जो सबसे बड़ा जो हमारे यहां निष्पक्ष चुनाव आयोग है, इस प्रश्न का जवाब इसी बात से जाना जाता है कि जो ईवीएम मशीन होती भी हैं वो जिस राज्य में चुनाव हो रहा होता है वहां के कलेक्टर के पोजीशन में होती है, और इसलिए निष्पक्षता है कि अगर चुनाव से पहले पंजाब में अकाली दल की सरकार थी तो निश्चित रूप से उनके शासन के अंदर थी, वहां चुनाव में उन्होंने विनम्रता के साथ मैंडेट को स्वीकार करा। उत्तर प्रदेश में थी तो वहां की जो तत्कालीन सरकार थी उनके पोजीशन में, उनके प्रशासनिक पोजीशन में थी। बिहार में जो थी वहां के प्रशासनिक पोजीशन में थी। और जब दो राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक का है, ऊपर से मॉनिटरिंग चुनाव आयोग की है, तो हमको सबको चुनाव आयोग की निष्पक्षता को स्वीकार करना होगा। ये देश के लोकतंत्र के लिए जरूरी है। और जब चुनाव रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं तो मैं यहां ये कहना चाहूंगा कि चुनाव ये लक्ष्य नहीं है, ये चुनाव जीतना केवल लक्ष्य नहीं है, गवर्नेंस देना लक्ष्य है। जो देश की सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या ये है कि हर 3 महीने में चुनाव है, हर 3 महीने में चुनाव है, हर 4 महीने 6 महीने में 3 राज्यों का, 4 राज्यों का, 6 राज्यों का चुनाव होता है। और मैं अपने प्रदेश से उदाहरण देना चाहूंगा कि अक्टूबर में जब हमारे प्रदेश में चुनाव थे तो जुलाई अगस्त में आचार संहिता आई, अक्टूबर में चुनाव हुए, दिसंबर में सरकार बनी, जनवरी में आचार संहिता को काम शुरू किया, तो फरवरी में लोकसभा के चुनाव समाप्त हुए तो पंचायत के चुनाव। एक राज्य में 1 साल से ज्यादा जो है वो आदर्श आचार संहिता लगती है, तो 5 साल में गवर्नेंस के लिए पूरे देश में 5 साल में एक बार चुनाव हो, साइमल्टेनियस चुनाव के बारे में सोचना हो। और ये जो साइमल्टेनियस चुनाव है, ये साइमल्टेनियस चुनाव ये महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने विषय में रखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी विभिन्न फोरम्स पे, मंचों पे ये कहा है कि देश में साइमल्टेनियस चुनाव होने चाहिए। और इसी संसद की समिति में उस तरफ से नचियप्पन साहब उस समिति के चेयरमैन थे, मैं भी उस समिति में सदस्य था। हमने सभी राजनीतिक दलों को नोटिस दिया, राज्य सरकारों को दिया, चुनाव आयोग को दिया, और
दिसंबर 2016 या 17 में वो ये चुनाव आयोग की जो अपनी कमेटी की रिपोर्ट 2015 में इस सदन में भी प्रस्तुत हुई और उसमें एक व्यवहारिक रास्ता भी निकाला गया, क्योंकि ब्रिटेन में भी उन्होंने अपना जो असेंबली है उसका समय तय किया। हमारे देश में चूंकि 29 राज्य हैं, तो इस रिपोर्ट में भी कहा कि 16 राज्य और 19 राज्य दो भागों में 2.5 साल के अंतर्गत एक निश्चित टर्म के अंदर क्या हम चुनाव कर सकते हैं। क्या इस देश को हमेशा चुनाव लड़ने का देश बनाना चाहते हैं या चुनाव के द्वारा सरकार चुन के 5 साल में स्थायी विकास के आधार पर खड़ा करना चाहते हैं। और जब 5 साल में साइमल्टेनियस चुनाव इस देश में होंगे, उसका सबसे बड़ा लाभ होगा कि राजनीतिक दलों के खर्चे में भी बचत आएगी और राजनीतिक दलों के खर्चे में सादगी होना यह आवश्यक है। और मैं यहां यह कहना भी चाहूंगा कि हमारे दल ने या किसी भी दल ने कितने हेलीकॉप्टर रखे, पूरा एक एक पाई का हिसाब ऑडिट के साथ चुनाव आयोग के सामने है। वहां जाकर के देखिए, उसके बाद कोई आरोप लगाइए। हम बड़े विश्वास के साथ कहना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति में सादगी आना, राजनीति में कम पैसे आना, इसकी शुरुआत अगर किसी ने करी तो जनसंघ ने करी और भारतीय जनता पार्टी ने करी। हम राजनीति में कम खर्चे के हिमायती हैं। हमारे दल में हमें इस बात पे गर्व है, आज भी हमारे दल में ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिना कोई पद लिए केवल राजनीति के द्वारा सुधार करना, इसके लिए जीवन दिया है। केवल संस्थानों में सुधार करने से, केवल कुछ कानून बना देने से नहीं होगा। जब तक राजनीतिक दलों के अंदर लोकतंत्र नहीं आएगा, तब तक देश की कोई प्रक्रिया नहीं सुधर सकती। उस लोकतंत्र को हमको राजनीतिक दलों के अंदर भी खड़ा करना होगा। चुनाव प्रक्रिया कोई ऐसी सीमित प्रक्रिया नहीं है। हम अपने दलों का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं? क्या हम अपने दलों को लोकतांत्रिक बनाएंगे, तब देश को भी बढ़िया लोकतंत्र बनाने में बढ़िया योगदान दे सकेंगे। और इसलिए माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पुनः सभी दलों के सदस्यों से और सदन से मैं यह आग्रह करना चाहूंगा कि यह विषय जो साइमल्टेनियस इलेक्शन का विषय है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण अगर हमने 3 महीने किसी भी राज्य में लोकसभा चुनाव में लगा दिए, फिर 3 महीने हमने विधानसभा चुनाव में लगा दिए, फिर 3 महीने हमने म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव में लगा दिए, फिर 3 महीने हमने जिला परिषद के चुनाव में लगा दिए और फिर बाकी के 6 महीने अगले चुनाव की तैयारी में लगा दिए, तो सरकार को गवर्नेंस करके सरकार को अपना परफॉर्मेंस दिखाने का अवसर कहां मिलता है? यह संभव है क्योंकि इस देश में जब हम लोगों ने संविधान बनाया था, तब एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं था। क्या आप सभी राजनीतिक दलों ने एंटी डिफेक्शन लॉ को ला करके एक व्यवस्था में सुदृढ़ता दी या नहीं दी? जब देश को आजादी मिली थी, तब राज्यसभा का चुनाव सीक्रेट था, लेकिन जब राज्यसभा के चुनाव में खरीद फरोख्त राज्यों में होने लगी, तो क्या वो बैलेट ओपन हुआ या नहीं हुआ? उसके लिए परिवर्तन आया या नहीं आया? जैसे जैसे हमारा लोकतंत्र आगे बढ़ेगा, इस देश के लोकतंत्र को मजबूत कराने के लिए हमें प्रगतिशील और परिवर्तनकारी होना पड़ेगा। हम उस समय की आवश्यकता को छोड़ नहीं सकते और इसलिए साइमल्टेनियस इलेक्शन ये एक बड़ा विषय है। दूसरा विषय राजनीतिक दलों की फंडिंग का विषय है और मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो वर्तमान बजट में हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने फंडिंग के लिए 20,000 से सीमा को घटा करके 2,000 रुपए किया है, उसका स्वागत करता हूं। और पहली बार हमने देश में ऐसा प्रावधान किया है कि हमने पॉलिटिकल बॉन्ड की बात करी है। राजनीति में अंडरकट होके पैसा नहीं आना चाहिए। जिस राजनीतिक दलों को जो पैसा मिलता है उसका हिसाब किताब वो जनता का पैसा है और इसलिए हम जो पॉलिटिकल बॉन्ड की बात लेकर के आए हैं, जो गांधी जी ने कहा था कि ये ट्रस्ट का पैसा है, लोगों का पैसा, ये पब्लिक ट्रस्ट का पैसा है, इसका हिसाब होना चाहिए और इसलिए उसको हमने पॉलिटिकल बॉन्ड के माध्यम से देश में नए परिवर्तन की शुरुआत करी है। यहां पर सभी राजनीतिक दलों को इस बात का सुझाव जरूर देना चाहिए कि आगे और कौन से सुझाव हो सकते हैं जो काले धन का राजनीति पे खात्मा करने के लिए और काले धन का प्रभाव समाप्त करने के लिए हम उपयोग में ला सकते हैं।
दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से एक विषय और कहना चाहता हूं, जो साइमल्टेनियस चुनाव का विषय है। चुनाव आयोग के सामने भी हमारी पार्टी ने एक विषय रखा था कि संवैधानिक व्यवस्था के कारण राज्य चुनाव आयोग जब लिस्ट तैयार करते हैं, वोटिंग लिस्ट तो अलग होती है, लोकसभा में तैयार करते हैं तो वोटिंग लिस्ट अलग होती है। और कई बार ऐसी दिक्कत आती है कि जो लोकसभा में जिस पोलिंग बूथ पे वोट डाला होता है, पता पड़ता है विधानसभा में 3 किलोमीटर दूर पोलिंग बूथ चला गया। और ये जो सूची प्रकाशित होती है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट में कहा कि मियरली द नेम ऑफ द लिस्ट इज नॉट सफिशिएंट, वो जब तक फाइनल एक बार साइन होने के बाद अगर आपके पास आईडी प्रूफ भी है तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरा नाम कट गया, अब मेरा नाम जुड़वा दीजिए। तो क्यों नहीं हम उस संवैधानिक संशोधन को करके सारी वोटिंग लिस्ट जो मतदाता सूची है वो एक ही रखें। एक व्यक्ति के पास परमानेंट एक नंबर होना चाहिए कि ये मेरा मतदाता नंबर है। अगर वो कभी अपने ट्रांसफर से कहीं बाहर जाना चाहता है, किसी और जिले में जाना चाहता है, तो अपना मतदाता नंबर ट्रांसफर करा के वहां रजिस्टर्ड करा दे और रजिस्टर्ड करा के कह दे कि अब मेरा मतदाता नंबर जो है ये इस राज्य में रजिस्टर्ड है। आज तो वो टेक्नोलॉजी है। हमने जब चुनाव आयोग को कहा तो चुनाव आयोग ने कहा कि इसके लिए भी संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है। मैं आपका स्वागत करता हूं और मेरे को लगता है इस प्रकार के कंसेंसस के विषयों को हमको आगे बढ़ाना चाहिए। अगर मैं आज अपना वोट डालने जाता हूं तो मेरे को पता होना चाहिए कि अमुक मोहल्ले में इस पब्लिक स्कूल में मेरा वोट पड़ने वाला है। मैंने बहुत बार, इस बार भी हमने चुनाव आयोग को शिकायत करी और हमने कहा कि आखिरी समय में उत्तर प्रदेश में भी काफी लोगों के नाम कटे, अन्य राज्यों में भी ऐसा होता है और इसलिए एक मतदाता सूची की ओर अगर हम जाएंगे तो यह भी एक परिवर्तन जो है ये बड़ा परिवर्तन के रूप में हम लोग कर सकते हैं। तीसरा विषय, चुनाव का जो सबसे बड़ा विषय है कि सेम लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, जो हम कहते हैं कि सबको सेम मिलना चाहिए, ये बात सच है। सबको अपने विचारों को रखने के लिए, अपने विषयों को रखने के लिए, अपने राजनीतिक दलों की मान्यताओं को रखने के लिए समान अवसर मिलना चाहिए। किसी के पास ज्यादा पैसा हो, किसी के पास कम पैसा हो, इस पे नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन एक और दूसरा विषय है जिसको सब लोगों को बड़े मन के साथ स्वीकार करना चाहिए कि यह देश उत्सव प्रिय देश है, यह देश मेलों का देश है, यह देश त्योहारों का देश है। चुनाव तो ऐसा बना दिया है जैसे चुनाव ना हो रहा हो, कोई एकदम कोई सूखा आ गया हो, कहीं लगता ही नहीं है। और हम कई बार तो इस प्रकार से नियमों के अंदर बंध जाते हैं कि अपने मन के भाव को व्यक्त नहीं कर सकते। इस देश के संविधान में लिखा है अनुच्छेद 19 में, जब तक कोई विषय या विचार पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ ना हो, देश के खिलाफ ना हो, मॉरलिटी के खिलाफ ना हो, उसको एक्सप्रेस करने से कैसे रोक सकते हो आप। और कोई अगर एक निर्दलीय उम्मीदवार है, वो अगर मान लीजिए बहुत सारे ढोल बजा के अपना प्रचार करना चाहता है तो वो तो परमिशन लेने में उसका समय चला जाता है। कोई ट्रेड यूनियन का आदमी है, कोई किसान है, कोई ट्राइबल है, अपने अपने तरीके से इस देश में चुनाव को करने का तरीका, सभाओं का तरीका कोई एक जैसा हो नहीं सकता। पहाड़ी भागों में चुनाव प्रचार का तरीका अलग है, मैदानी भाग में तरीका अलग है, दक्षिण में तरीका अलग है, सबकी अपनी परंपराएं हैं। हम अपनी परंपराओं को जब चुनाव के साथ जोड़ेंगे तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए हम प्रेरित करेंगे। और इसलिए अगर अपने नेता के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने विचार के लिए कोई स्वतंत्र और अभिव्यक्ति के रूप में आना चाहता है तो हमें कुल मिलाकर चुनाव आयोग को सुझाव देना चाहिए कि हमारे चुनाव में जो हमारे देश की मूल परंपरा है, सामाजिक परंपरा है, जब तक सामाजिक परंपराओं को हम अपने लोकतंत्र के साथ नहीं जोड़ेंगे, हम इस लोकतंत्र को लोगों के दिलों में नहीं बसा सकते। एक ट्राइबल को लगना चाहिए कि मैं अपनी परंपरा के साथ अगर त्योहार मनाकर अगर सभा करता हूं तो उसको उसमें आपत्ति क्यों होनी चाहिए। बहुत ज्यादा परमिशन के चक्कर में हम कई बार चुनाव में से उत्सव प्रियता के विषय को हटाते हैं। और आजकल जो सोशल मीडिया है उसका एक जो दुष्परिणाम है कि हम संवेदनशील समाज होने की जगह प्रतिक्रियावादी समाज हो रहे हैं, तुरंत प्रतिक्रिया है। और इसलिए हम लोगों को चुनाव के समय करते समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को रखते समय सेम लेवल प्लेइंग फील्ड को हमें खड़ा करना पड़ेगा। हमें चुनाव आयोग के माध्यम से एक और विषय जो रखना पड़ेगा,
चुनाव आयोग ने इस बार एक बहुत अच्छा काम किया, जो हम लोगों ने चुनाव आयोग को रिप्रेजेंटेशन दिया, कई पार्टियों ने दिया, उन्होंने विभिन्न पार्टियों के विषय को बुलाया था कि जो सेना को जो सैनिक वोट डालते थे, इससे पहले जो पोस्टल बैलेट जाता था वो उनके छावनी तक पहुंचता था, उसके बाद वो वापस पोस्ट किया करते थे। इस बार उन्होंने ई बैलेट का नियम संशोधन किया, डाउनलोड करने का संशोधन दिया। लेकिन हम लोगों को भविष्य में आने वाले समय में जितनी टेक्नोलॉजिकल क्रांति आ रही है, ई बैलेट की तरफ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डाल सके, इसके लिए माहौल को खड़ा करना पड़ेगा। और चुनाव के समय में जो फिजूल खर्ची है, उस फिजूल खर्ची को रोके, लेकिन लोगों के मन में उमंग और उत्साह का ज्यादा से ज्यादा भाग लेने का अवसर मिले, ऐसा अवसर प्रदान करना पड़ेगा। और इसलिए मैं आपके माध्यम से एक विषय पुनः दोहराना चाहूंगा कि ये देश, जैसा कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा है और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सभी राजनीतिक दलों से आह्वान किया है, हम लोगों को एक चुनाव की उस पद्धति की ओर आगे जाना पड़ेगा जिसमें ये देश केवल 24 घंटे चुनाव का देश ना रहे, चुनाव एक बार हो और उसके बाद 5 साल तक हम लोग गवर्नेंस के रास्ते पे अच्छा बढ़े। केवल चुनाव जीतना ये राजनीतिक दलों का लक्ष्य ना बने, चुनाव जीतने के बाद मैंडेट को 5 साल में लागू करके लोगों की सेवा करने, ये लोकतंत्र का उद्देश्य बने। इस पर सहमति की ओर हम बढ़ेंगे। माननीय महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू श्री भूपेंद्र यादव जी, थैंक यू। प्रोफेसर